भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को देश विरोधी टूलकिट का बताया स्थायी सदस्य हिस्सा। विदेश में दिए गए बयान को बताया देश की संप्रभुता पर हमला। कहा राहुल गांधी को हर भारतीय से मांगनी होगी माफी। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत अमृतसर में शिक्षा कार्य समूह की बैठक का आज अंतिम दिन। आपसी साझेदारी से समावेशी और गुणात्मक शिक्षा को बढ़ावा देने पर हो रही है चर्चा। आज से वाराणसी में शुरू होगी शंघाई सहयोग संगठन के पर्यटन मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक। सदस्य देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के विकास को लेकर संयुक्त पर्यटन कार्य योजना को मिलेगी मंजूरी। आज मुंबई में होगा भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच। रोहित शर्मा की गैर मौजूदगी में हार्दिक पांड्या करेंगे कप्तानी। दिल्ली में खेली जा रही महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारत की 3 मुक्केबाज रिंग में उतरेंगी। 60 किलोग्राम वर्ग में जैस्मिन तंजानिया की बॉक्सर से भिड़ेंगी। वहीं 63 किलोग्राम भार वर्ग में शशि चोपड़ा और 70 किलोग्राम भार वर्ग में श्रुति यादव भी अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। और आइए सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण के 5वें दिन आज लोकसभा में हंगामा जारी रहा। सत्ता पक्ष कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयान पर माफी मांगने पर अड़ा रहा। भाजपा सांसद राहुल गांधी माफी मांगने के नारे लगाते हुए संसद के बीचों बीच पहुंचे। वहीं विपक्ष के सांसद भी अपने मुद्दे पर हंगामा करते हुए सदन के बीच पहुंचे। इसे देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं राज्यसभा की कार्यवाही को सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। राज्यसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों के द्वारा की गई नारेबाजी के कारण सदन बाधित हुआ। विपक्ष ने राज्यसभा में नियम 267 के तहत कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिए 11 नोटिस दिए थे। सभापति ने सभी नोटिस को खारिज कर दिया। तो उधर केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को विदेश में दिए गए बयान पर बिना शर्त माफी मांगनी होगी। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि नियमों से ही सदन चलता है। उन्होंने कहा यह समझने के लिए राहुल गांधी को सदन में रहना जरूरी है। राहुल स्टैंड फॉर रिग्रेटफुल, ऑफुल, हेटफुल, अनग्रेटफुल लायर। ये क्या है कि आप झूठ बोले बाहर और यहां पर आकर अपने आप को दिखाएं कि वो सदन से बड़े, संसद से बड़े, देश से बड़े हैं। एक परिवार क्या सबसे बड़ा है? उनको अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगनी चाहिए। माफी मांगने की बजाय वो ये शर्त रख रहे हैं कि उनको यहां पर बोलने का मौका दे। उनको शायद ये पता नहीं कि हाउस रूल्स प्रोसीजर से चलता है, स्पीकर की डायरेक्शन से चलता है। मैं तो रूल्स का ये बुकलेट भी उनको देने के लिए लाया था कि वो समझ सकें कि रूल से हाउस चलता है। लेकिन सदन में होंगे तो समझेंगे, रूल्स प्रोसीजर को पढ़ेंगे तो समझेंगे। जिसकी अपनी औसतन हाजिरी ही देश की औसतन हाजिरी से, उनकी अपनी हाजिरी कम हो औसतन हाजिरी से, तो आप समझ सकते हैं उनको क्या पता होगा। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के विदेश में दिए गए बयान को देश की संप्रभुता पर हमला बताया है। उन्होंने कहा कि किसी भी बड़े नेता ने आज तक विदेश में जाकर सरकार के खिलाफ कार्रवाई का आह्वान नहीं किया है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है? विदेशी षड्यंत्रकारियों से मिलीभगत करके आप भारत की आर्थिक घेरेबंदी और सामरिक घेरेबंदी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में विषम से विषम स्थिति में भी आज तक देश, किसी भी बड़े नेता ने विदेश में जाकर के विदेशी ताकतों से भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की आह्वान नहीं किया है।
और भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रही है। वहीं राहुल गांधी देशद्रोहियों के हाथ को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। एक और आज भारत जहां प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन रही है, वहीं जहां G20 की बैठक आज भारत में हो रही है, वहीं दूसरी ओर राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं, सदन का अपमान कर रहे हैं, देश की पूर्ण बहुमत से चुनी हुई सरकार का अपमान कर रहे हैं। ये देशद्रोहियों के हाथों को मजबूत करना नहीं है तो और क्या है। राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी के बयान पर पूरे देश में आक्रोश है। राहुल को हर भारतीय से माफी मांगनी होगी। यह कृत्य स्वतंत्र भारत के इतिहास, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि राहुल गांधी को स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक इतिहास को पढ़ने की जरूरत है। इंग्लैंड ने हमें और हमारे ऊपर वर्षों तक शासन किया, उसी के सरजमीं पर जाकर राहुल गांधी ये कहें स्वयं भारत में विदेशी ताकतों से दखल देने की मांग कर रहे हैं, कितना समझते हैं। अच्छा होता स्वतंत्र भारत के लोकतांत्रिक इतिहास को यदि राहुल गांधी सही तरीके से पढ़ते और उन्हें पता चलता कि लोकतंत्र की हत्या किसने की है और लोकतंत्र की रक्षा किसने की है। भाजपा अध्यक्ष ने पूछा कि को कमजोर और मजबूर गठबंधन की सरकार चाहती है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने फायदे में सरकार का उपयोग कर सकें। भारत को कमजोर और डीप स्टेट का षड्यंत्र है जिसमें कांग्रेस सहित तथाकथित लेफ्ट लिबरल्स मिले हुए हैं, पर इस देश के करोड़ों देशभक्त नागरिक कांग्रेस और विदेशी षड्यंत्रकारियों की इन मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। और इस पूरी खबर पर संसद से हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे साथी संवाददाता ऋषि कुमार। ऋषि, हमने देखा राहुल गांधी के विदेश में दिए बयान को लेकर लगातार सरकार के तमाम मंत्री, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि राहुल गांधी संसद में आए और बाकायदा सशर्त माफी मांगे। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि शायद उन्हें बोलने दिया जाए, दुर्भाग्य से वो सांसद है। तमाम उन्होंने भी अपनी बातें रखी हैं, लेकिन जब वो संसद जाते हैं तो कांग्रेस बाकायदा ट्वीट करती है कि शेर आया, इस तरह की बात है। आम जनता पत्रकारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से समझना भी चाह रही होगी क्योंकि संसद तक सबकी पहुंच नहीं है। तो ये संसद के भीतर आगे ये हो क्या रहा है जब सत्ता पक्ष कह रही है कि सांसद संसद में आए और अपना जवाब दे, माफी मांगे, वहां राहुल गांधी कहते हैं कि हमें संसद में बोलने नहीं दिया जाता। आज भी स्थगित हो गई सोमवार तक के लिए राज्यसभा और लोकसभा दोनों। जानना चाहेंगे क्या रहा, ये क्या है पूरा माजरा। अलग अलग मंत्रालयों की चर्चा करना, लेकिन जिस तरीके से पार्लियामेंट की शुरुआत होते ही विपक्ष ने अपना एक रुख अपनाया, खासतौर से कांग्रेस पार्टी ने, दूसरी तरफ से सत्ता पक्ष का भी रुख स्पष्ट है शुरू से ही कि वो राहुल गांधी से माफी मांगने के लिए उनको बाध्य करेंगे। और उन्होंने जो उनका जो आरोप है कि उन्होंने विदेशी धरती पर जाकर जो बयान दिया है, देश विरोधी बयान दिया है और आह्वान किया है, इसको लेकर वो चुप नहीं रहेंगे। हमने देखा है कि ट्रेजरी बेंचेस की तरफ से दोनों ही हाउसेज में इस मसले को रोजाना उठाया गया है और इसमें उन्होंने इस बात को रेखांकित किया है कि इस पूरे मसले पर वो राहुल गांधी को बख्शने के मूड में नहीं है। और राहुल गांधी के खिलाफ एक प्रस्ताव की भी वो बात करते हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ दोनों सदनों से एक प्रस्ताव पारित हो जिसमें उन्होंने जिस तरीके का बयान दिया है कोई और सांसद देश से बाहर देश के खिलाफ इस तरीके का बयान न दे और इस बयान की निंदा की जाए। साथ ही साथ उनसे माफी मांगने का भी साफ तौर से ट्रेजरी बेंचेस का आरोप है कि उन्हें माफी मांगनी ही पड़ेगी। दूसरी तरफ से अगर हम बात करें तो विपक्ष की तरफ से कार्य स्थगन प्रस्ताव के नोटिस के जरिए वो कामकाज रोककर अपने मुद्दों को अलग अलग नियमों के तहत रख रहे हैं और पूरी स्ट्रेटजी के साथ अलग अलग जो राजनीतिक दलों के जो दल हैं उनके जो सांसद हैं गुट में 4-4, 5-5 सांसद एक एक मुद्दे को उठाते हैं और अपना मोशन देते हैं।
इस मोशन के तहत वो चाहते हैं कि कामकाज ना हो और शून्यकाल प्रश्नकाल ना चले। ये जो पूरी की पूरी कवायद है दोनों की तरफ से, उसकी वजह से हो ये रहा है कि सदन में जो गतिरोध है वो अनवरत है और इसी वजह से सभापति और लोकसभा अध्यक्ष को बार बार आग्रह करना पड़ रहा है। और ऐसे में हमने देखा है कि विपक्ष के जो सांसद हैं वो वेल में आकर नारेबाजी और काली पट्टी बांधकर आकर विरोध कर रहे हैं। तो ये जो पूरी परिस्थिति है, ऐसे में जो कामकाज है वो तो प्रभावित हो ही रहा है। जो बड़ा मुद्दा यह है कि क्या राहुल गांधी ने जो अपना परसेप्शन बनाया है कि उन्हें बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो वो अगर आकर बोल, और ये जो पूरी मांग है कि उन्हें माफी मांगनी होगी, ये जो पूरा जो घटनाक्रम है, अब इस पर क्या इसका पटाक्षेप होगा, कैसे इसका समाधान निकलेगा? क्योंकि आज ये लग रहा था कि अगर वो सदन में बोलते हैं और सत्ता पक्ष की मांग के अनुरूप अगर वो माफी मांगते हैं तो संभवतः ये गतिरोध दूर हो जाए। लेकिन अब चूंकि ये शुक्रवार है और आज के बाद सोमवार को ही सदन चलेगा, तो ऐसे में अब ये गतिरोध सोमवार को भी जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब ऐसे में क्या शनिवार और रविवार को कोई ऐसी परिस्थिति बनती है जिसमें दोनों पक्षों के बीच में कोई बातचीत हो जिससे कि गतिरोध को तोड़ने की कोशिश की जाए, ये भी देखना होगा। ऋतु जी, बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि पूरी जानकारी के लिए। और आइए अब बात ताजा खबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रक्षा क्षेत्र में 70,500 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्तावों को मंजूरी देने को आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने की दिशा में उठाया गया एक कदम बताते हुए कहा कि ये भारतीय प्रतिभा में विश्वास की एम स्वदेशी रूप से डिजाइन किए गए और विकसित और निर्माण के तहत 70,500 करोड़ रुपए से अधिक की पूंजी अधिग्रहण के लिए आवश्यकता की स्वीकृति दी गई। इन कुल प्रस्तावों में से भारतीय नौसेना के लिए 56,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रस्ताव हैं। इनमें बड़े पैमाने पर स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल, शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर प्रणाली, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर, मैरीटाइम आदि शामिल है। केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में भूमि संवाद 4 का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि तकनीक के माध्यम से भूमि अधिग्रहण जैसे कार्यों में पारदर्शिता आएगी। अभी इस योजना से केवल 321 जिले जुड़े हैं जिन्होंने अपने जिलों में बैंकों, राजस्व को और रजिस्ट्री को तकनीक से जोड़ा है। हमारी योजना है कि देश में अन्य राज्यों में इस पर तेजी से काम किया जाए। सम्मेलन में 3 सत्र हैं। पहला, भूमि अभिलेख, डेटा और मातृभूमि का लोकतंत्रीकरण। दूसरा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग में भू आधार का अनुप्रयोग। और तीसरा, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियां राष्ट्रीय और वैश्विक। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सरकार लैंड एक्विजिशन के लिए कलेक्टर को रैंकिंग करके, और रैंकिंग उससे बहुत लैंड एक्विजिशन में मुझे फायदा हुआ। जो कलेक्टर और इसमें जो राज्य जुड़े हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूं। आज तो केवल 321 जिले जुटे हैं। मैं धन्यवाद देता हूं उन 321 जिलों को जिन्होंने अपने जिलों में बैंकों को, राजस्व को और रजिस्ट्री को, तीनों को जोड़ दिया है। आज वहां के लोगों का एक इंपैक्ट असेसमेंट भी टेम्पररी करके राज्यों के बीच दे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सरकार ने सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए सभी योजनाओं को तकनीक से जोड़ दिया है। इससे यह फायदा हुआ कि जहां पहले की सरकारों में प्रधानमंत्री मन से कहते थे कि अगर सरकार 100 रुपए देती है तो उसका 1 रुपया ही जनता तक पहुंचता है, लेकिन आज देश में मोदी सरकार में 100 की 100% पारदर्शिता देखी जा रही है। आज किसी गरीब के धन को कोई हड़प नहीं सकता। इस देश में लोग कहते थे कि हम 1 रुपया भेजते हैं जनहित में तो 15 पैसा पहुंचता है। आज मनरेगा को लोग कहते थे ये पैसा आपका लीकेज होता। मैं यहां से कह रहा हूं कि हम 199% मनरेगा को बैंक ट्रांसफर डीबीटी कर रहे हैं। ये टेक्नोलॉजी का, ये मोदी जी का सोच है। उन्होंने बड़ा अच्छा नाम दिया है
जैम जैसे जनधन अकाउंट, और आज जनधन अकाउंट आज लोगों का कोरोना काल में ताकत बढ़ गया। और कार्यक्रम के बाद ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने डीडी न्यूज से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि जैसे हमारे लिए आधार नंबर है, उसी तरह से 14 अंक का एक यूनिक नंबर जमीन के लिए होगा। इससे पारदर्शिता आएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि गांव के लोगों को ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा और उनको एक क्लिक से सब जानकारी मिल जाएगी। आज भू आधार को लेकर भू संवाद हुआ। हमारे साथ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आज जो बैठक हुई, आप संवाद किया, उसके बारे में कुछ बताइए। जो हम एक यूनिक लैंड पार्सल नंबर, जैसे आधार नंबर आदमियों के लिए है, उसी तरह से 14 अंक का एक हम नंबर देने वाले हैं जमीन के लिए, चाहे शहर की जमीन हो चाहे खेत गांव की जमीन हो। पारदर्शिता के लिए ऑफिसों का चक्कर लगाना गांव में बंद हो जाएगा। तो ये एक क्रांतिकारी कदम होगा नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देशन में। जनता जब अपने जमीन का रेवेन्यू, जिसको कहते हैं चार्ज, जमीन का रेंट देने जाता है तो उसको परेशानी होती है। अपना जमीन ले लिया तो उसको दाखिल खारिज कराने में परेशानी होती। अब किसी को जब ये पूरा रेगुलर हो जाएगा, सारा डिजिटल हो जाएगा, ब्लॉक से लेकर के जिला तक, रजिस्ट्री ऑफिस तक, तो किसी व्यक्ति को इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा, एक क्लिक में ले लेगा। ये जो भू आधार सरकार लेकर आ रही है, इससे सबसे ज़्यादा जो फायदा होगा गांव के किसानों को होगा। जो गांव के लोग, जमीन का कागज तो रहता है लेकिन जमीन। खबरों पर देश में डिजिटल हेल्थ हाईवे तैयार हो रहा है। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने ट्वीट किया और लिखा है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने भारत के डिजिटल हेल्थ केयर के परिदृश्य में क्रांतिकारी बदलाव किया है। अभी तक 34 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लाभार्थी आईडी बन चुके हैं और 25 करोड़ 83 लाख हेल्थ रिकॉर्ड को डिजिटल रूप से जोड़ा जा चुका है। डिजिटल हेल्थ मिशन के तहत 2 लाख से अधिक स्वास्थ्य सुविधाएं और 1,53,000 से ज्यादा हेल्थ केयर प्रोफेशनल पंजीकृत हो गए हैं। और मिड डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। ये किया बट नो हैंड वॉश, जर्म्स करेंगे आउट। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। सर 50,000 एडवांस। पर इतना कैश तो हम नहीं लाए और आज बैंक भी बंद है। इलाज है डिजिटल पेमेंट का आसान सा ढूंढ। लेकिन अरे घबराइए मत, सावधानी के साथ करेंगे तो कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। फोन लाइए मुझे, यहाँ फोन लगाइए। डिजिटल पेमेंट से लेन देन हो सकता है, आसान, सुरक्षित और तेज। मैंने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट सिखा दिया है। आपने, क्योंकि आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बुफे पे टूट पड़ो मेरे बाराती, बट पहले टूटो हैंड वॉश पे। एंजॉय हैंड वॉश रिमाइंडर बाय हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। कानून मंत्री किरण रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि विभिन्न उच्च न्यायालयों में 334 रिक्तियों के लिए हाईकोर्ट कोलिजियम द्वारा की गई 118 सिफारिशें चरणों में हैं, जबकि सरकार को अभी तक न्यायाधीशों की 216 रिक्तियों के लिए सिफारिशें प्राप्त नहीं हुई हैं। लिखित जवाब में उन्होंने कहा कि 10 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में कोई पद खाली नहीं था। 25 उच्च न्यायालयों में 1114 न्यायाधीशों की स्वीकृति है, जिसमें 780 न्यायाधीश काम कर रहे थे, जिसमें 334 की कमी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में उच्च न्यायालय द्वारा अनुशंसित कुल 118 प्रस्ताव है।
आगे कहा कि उच्च न्यायालयों में रिक्तियों को भरना एक सतत, एकीकृत और सहयोगात्मक प्रक्रिया है, जिसके लिए विभिन्न संवैधानिक प्राधिकरणों से परामर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है। सेवानिवृत्ति, इस्तीफे या शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की पदोन्नति के कारण रिक्तियां उत्पन्न होती रहती हैं। किरण रिजिजू ने कहा कि सरकार समयबद्ध तरीके से रिक्तियों को तेजी से भरने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों से अनुरोध करती रही है कि नियुक्तियों के लिए प्रस्ताव भेजते समय अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों के उपयुक्त उम्मीदवारों पर उचित विचार किया जाए, साथ ही महिलाओं पर भी विचार किया जाए। कानून मंत्री ने आगे कहा कि पूरे देश में न्याय के बेहतर प्रशासन को बढ़ावा देने के लिए सभी तबादले जनहित में किए जाने चाहिए। एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों के स्थानांतरण के लिए प्रक्रिया ज्ञापन में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है। पंजाब के पूर्व अलगाववादी नेता जसवंत सिंह ठेकेदार ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सिख समुदाय के लिए बहुत कुछ किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी सिख समुदाय का काफी सम्मान करते हैं और इसके लोगों के लिए उन्होंने कई काम किए हैं। एक 2020 संस्था वा जिहड़ी ISI ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਆ ਤੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਲਡਰ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਜਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਜਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲੋਕ ਵੋਟ ਪਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਖੰਡ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। पर ਜਿਹੜੇ लोग ਸਿਆਣੇ ਆ ਉਹ समझ रहे ਆ कि ये रेफरेंडम एक कमाई का साधन है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अपनी आबकारी नीति को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार कटघरे में है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ आबकारी नीति को लेकर कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पर विरोध प्रदर्शन किया और आप सरकार पर जमकर निशाना साधा। हमारा कैंपेन है, दिल्ली में एक एक आदमी के पास हम जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, मेट्रो स्टेशंस पर जा रहे हैं, बाजारों के अंदर जाएंगे, बसों में जाएंगे, मेट्रो स्टेशन पे मेट्रो के अंदर भी जाएंगे। सब जगह पर जाकर हम एक एक आदमी को बताएंगे कि किस प्रकार से ये शराब का घोटाला दिल्ली के अंदर जो है, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के उसमें ये हुआ है। और इस पॉलिसी के बारे में इतने सवाल हम पूछ चुके हैं लगातार 6-8 महीने 10 महीने से, कभी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं केजरीवाल जी। आज हम उनसे पूछ रहे हैं, भाई तुम्हारे पीए ने 170 मोबाइल टेलीफोन्स क्यों बदले? मनीष सिसोदिया जी ने 14 मोबाइल फोन्स 3 महीने के अंदर अंदर क्यों बदले? ड्राई डेज 3 क्यों कर दिए आपने? कमीशन 2.5% से 12% क्यों कर दिया? 144 करोड़ का शराब बनाने वाली कंपनियों को फायदा क्यों पहुंचाया? ये सारी चीजों का जवाब दीजिए। ये सारी चीजों का जवाब नहीं दे रहे हैं। इसलिए हमारी मांग है कि इस शराब के घोटाले के किंग पिन अरविंद केजरीवाल जी का तुरंत इस्तीफा होना चाहिए। और खबरों में आगे, उत्तर प्रदेश के संभल में एक बड़ा हादसा हो गया है। संभल के चंदौसी इलाके में आलू के कोल्ड स्टोरेज की छत गिरने से अब तक कुल 10 लोगों की मौत हो गई है। वहीं राहत और बचाव अभियान अभी भी जारी है। अब तक 21 लोगों को बचाया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव अभियान में जुटी हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने कहा है कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने आवश्यक परीक्षणों को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस परीक्षण में चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान ने कठोर कंपन और ध्वनिक वातावरण का सामना करने की अपनी क्षमता साबित की है। इस मिशन में यह एक और मील का पत्थर है। इसरो ने बताया कि यह परीक्षण मार्च 2023 के पहले सप्ताह के दौरान बेंगलुरु के UR राव सैटेलाइट सेंटर में किया जाएगा। परीक्षण को लेकर इसरो ने कहा कि किसी भी अंतरिक्ष यान के लिए योग्यता और स्वीकृति प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है। परीक्षणों की चुनौती के बारे में बताते हुए इसरो ने कहा कि चंद्रयान 3 अंतरिक्ष यान 3 मॉड्यूल अर्थात प्रणोदन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल का एक संयोजन है।
इससे पहले पिछले साल अक्टूबर में इसरो ने कहा था कि मिशन चंद्रयान 3 जून 2023 में लॉन्च होने के लिए लगभग तैयार है। पराली की समस्या को जड़ से खत्म करने और उसे किसानों के लिए लाभ का सौदा बनाने में जुटी केंद्र सरकार ने पराली से बने पैलेट व ब्रिकेट कृत्रिम कोयला का इस्तेमाल न करने पर दिल्ली और एनसीआर के आसपास स्थित पावर प्लांटों से अब पर्यावरण क्षतिपूर्ति वसूलने की तैयारी में है। इसे लेकर अधिसूचना का एक मसौदा तैयार कर लिया गया है। फिलहाल जो प्रस्ताव है उसके तहत अगले साल से ये व्यवस्था लागू हो सकती है। माना जा रहा है कि इससे पराली खेतों में जलाने की जगह पैलेट तैयार करने में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इससे किसानों को पराली की अच्छी कीमत भी मिलेगी। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने यह पहल तब शुरू की है जब वह पराली जलने वाले राज्यों में इसके पैलेट व ब्रिकेट प्लांट लगाने की एक योजना भी शुरू कर रही है, जिसके लिए लोगों को प्रति प्लांट 70 लाख से लेकर करीब 1.5 करोड़ रुपए तक की वित्तीय मदद भी दी जा रही है। मंत्रालय ने इसके साथ पावर प्लांटों को अपनी कुल ईंधन खपत में से 5% पराली से बने पैलेट और ब्रिकेट के इस्तेमाल का निर्देश भी दिया है। हालांकि इसकी वजह पराली से बनने वाले पैलेट और ब्रिक्स का 100% इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। मौजूदा समय में दिल्ली के आसपास 300 किलोमीटर के दायरे में करीब 11 पावर प्लांट हैं। मंत्रालय की ओर से पावर प्लांटों द्वारा पराली से बने पैलेट और ब्रिकेट का इस्तेमाल न करने पर जो क्षतिपूर्ति लेने का प्रस्ताव है उस पर अमल 2024-25 से होगा, जिसके निर्धारण प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन के आधार पर तय किया जाएगा। इस प्रस्ताव के तहत कुल ईंधन खपत का 1% तक पराली, पैलेट और ब्रिकेट का इस्तेमाल करने वाले पावर प्लांटों से प्रति यूनिट विद्युत उत्पादन पर 3 पैसा क्षतिपूर्ति देना होगा। और मिड डे प्राइम में वक्त एक ब्रेक का। आज सुबह सुबह दुकान छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं चला फूड सेफ्टी का लाइसेंस बनवाने। अब ये कौन सा नया लाइसेंस आ गया? नया नहीं भाई, बहुत जरूरी लाइसेंस है। ये लाइसेंस अब सभी खाद्य सामग्री का व्यापार करने वालों के लिए अनिवार्य है। परंतु मेरी दुकान और काम तो बहुत छोटा है, फिर भी मुझे ये लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। जिनका सालाना व्यापार 12 लाख रुपए से कम है उनके लिए रजिस्ट्रेशन की सुविधा है, और वो भी सिर्फ 100 रुपए के मामूली से शुल्क पर। और जिनका व्यापार 12 लाख रुपए से ज्यादा है वो 2000 रुपए के शुल्क पर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा भाई, अब ये तो बताओ, इस लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या हैं हम लोगों के लिए? इसके बहुत से फायदे हैं, जैसे ये हमें कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है, कस्टमर के बीच हमारी साख मजबूत करता है, जिससे हमारा व्यापार बढ़ता है, और सबसे जरूरी बात, खाद्य सुरक्षा को मजबूत बनाता है, जो हम सबकी एक जिम्मेदारी भी है। अरे वाह, एक लाइसेंस के इतने सारे फायदे! ये तो हम सभी खाद्य सामग्री बेचने वालों को तुरंत ले लेना चाहिए। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। हाँ जरूर चलो, दोनों साथ चलते हैं। फूड सेफ्टी का रजिस्ट्रेशन या लाइसेंस आप खुद से ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं, या फिर डिपार्टमेंट ऑफ फूड सेफ्टी जो मयूर भवन कनॉट प्लेस पर स्थित है के सुविधा केंद्र की मदद से भी अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली खाद्य संरक्षा विभाग द्वारा जनहित में जारी। चैम्प, मारते रहना है छक्का। हाँ। तो गो होम एंड हैंड वॉश पक्का। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय योर हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। और आइए अब देखते हैं अर्थ जगत से जुड़ी कुछ खबरें। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने बृहस्पतिवार को कहा कि भारत में हर साल दूध उत्पादन में 6% की वृद्धि को देखते हुए देश को अपने दूध उत्पादन के लिए विदेशों में बाजार तलाशने की जरूरत है। गुजरात के गांधीनगर में इंडियन डेयरी एसोसिएशन द्वारा आयोजित 49वें डेयरी उद्योग सम्मेलन और एक्सपो को संबोधित करते हुए रमेश चंद ने कहा कि विदेशों में आपूर्ति श्रृंखला बनाने की जरूरत है, जिस तरह से देश में किया गया है। उन्होंने कहा, एक समय हम अमेरिका की तुलना में कम दूध का उत्पादन कर रहे थे, आज हम अमेरिका के मुकाबले 2 गुना दूध का उत्पादन करते हैं। इससे पहले
1960 के दशक में हमारे दुग्ध उत्पादन की वृद्धि दर लगभग 1% थी, लेकिन अब ये 6% है। उन्होंने कहा, देश में दूध की दैनिक खपत वर्ष 1970 में प्रति व्यक्ति 107 ग्राम के निचले स्तर से बढ़कर वर्ष 2020-21 में 427 ग्राम प्रति व्यक्ति हो गई है, जबकि वर्ष 2021 के दौरान विश्व औसत 322 ग्राम प्रतिदिन थी। और क्या आप नेशनल पेंशन सिस्टम का लाभ ले रहे हैं? क्या आपने भी एनपीएस में पैसा लगाया है? अगर हां, तो आगामी 1 अप्रैल से एनपीएस के नियमों में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। नए नियमों के मुताबिक आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देना जरूरी होगा। अगर कोई सब्सक्राइबर जरूरी कागजातों को जमा नहीं करता है तो वह एनपीएस से अपना पैसा नहीं निकाल पाएगा। पीएफआरडीए यानी कि पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सभी नोडल अधिकारियों को आदेश दिए कि सब्सक्राइबर्स के डॉक्यूमेंट्स को अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए। अगर इन डॉक्यूमेंट्स में किसी तरह की गलती हो तो एनपीएस सब्सक्राइबर का पैसा रुक जाएगा। सरकारी सर्कुलर के मुताबिक एनपीएस सब्सक्राइबर को डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, जिसमें एनपीएस एग्जिट निकासी फॉर्म, आईडी और एड्रेस प्रूफ, बैंक अकाउंट प्रूफ, पैन कार्ड की कॉपी शामिल है। साथ ही एनपीएस से मैच्योरिटी से पहले आप बच्चों की हायर एजुकेशन, उनकी शादी, घर बनाने या खरीदने और गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए पैसा निकाल सकते हैं। वहीं एनपीएस में निवेश करने वाले पूरे टेन्योर के दौरान सिर्फ 3 बार पैसे निकाल सकता है। एनपीएस में 18 से लेकर 60 साल की उम्र तक के लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये केंद्र सरकार की तरफ से शुरू की गई स्कीम है, जिसमें निवेशक इक्विटी और डेट दोनों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और मिड डे प्राइम में आगे बढ़ने से पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। पैकेट हाथ धो के खोल हम सफर, नहीं तो यू माइट सफर। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। और आइए अब देखते हैं खेल जगत की खबरें। और सुचित्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं खेल की खबरों के साथ। जी सुचित्रा, क्या खबरें खेल जगत से? बिल्कुल, टेस्ट के बाद अब वनडे सीरीज की तरफ रुख कर चुकी है टीम इंडिया। तो वनडे का अपडेट आपको दे देते हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच वनडे सीरीज का पहला मैच आज मुंबई में खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी नहीं रही और ट्रेविस हेड 5 रन बनाकर मोहम्मद सिराज की गेंद पर बोल्ड हो गए। ताजा समाचार मिलने तक ऑस्ट्रेलिया ने 1 विकेट खोकर 11 रन बना लिए थे। रोहित की गैर मौजूदगी में हार्दिक पांड्या भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलियाई टीम में डेविड वार्नर को शामिल नहीं किया गया है। बात बॉक्सिंग की। दिल्ली में खेली जा रही महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में आज भारत की 3 मुक्केबाज रिंग में उतरेंगी। 60 किलो वर्ग में जैस्मीन तंजानिया की बॉक्सर से भिड़ेंगी। वहीं 63 किलो भार वर्ग में शशि चोपड़ा और 70 किलो भार वर्ग में श्रुति यादव भी अपनी अपनी चुनौती पेश करेंगी। ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप के महिला युगल वर्ग में भारत की त्रिसा जॉली और गायत्री गोपीचंद राउंड ऑफ 16 का मुकाबला जीतने में सफल रहीं। भारतीय जोड़ी ने जापान की युकी फुकुशिमा और सयाका हिरोता की जोड़ी को 21-14, 22-24 से हराया। आज भारतीय जोड़ी अपना क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेलेगी। और हॉकी इंडिया के सालाना पुरस्कार आज वितरित किए जा रहे हैं। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने खिलाड़ियों को बधाई दी। उन्होंने उम्मीद जताई कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय टीम अपनी मजबूत दावेदारी पेश करेगी। लेकिन उस अवार्ड के पीछे जो इज्जत है और उस अवार्ड प्राप्त करने के लिए जो मेहनत आपने खून पसीना जो बहाया है, उसके लिए जितना खिलाड़ी या जो मैनेजमेंट जो भी अवार्ड विनर्स हैं, सबको मैं एडवांस में अभिनंदन करता हूं, कांग्रेचुलेशंस देना चाहता हूं। और साथ में भविष्य में जैसा अभी बताया, अभी जो प्रो लीग चल रहा है, तो इतना दुनिया के टॉप 3 जो जर्मनी ऑस्ट्रेलिया को इतना अनबीटन रिकॉर्ड जो इंडिया का अभी प्रदर्शन हुआ है, मैं बहुत
एकदम कॉन्फिडेंस से मैं पूरा भर गया कि जो पेरिस के ओलंपिक्स में हमारा महिला और पुरुष बड़ा जोरदार से फिर अपना दावेदारी ठोकेगा, मुझे पूरा उम्मीद है। और आगे इंडियन हॉकी को फिर से जो अभी रिवाइवल हो गया है और उस जगह पहुंचाने वाले हैं, तो वो हमारा ग्लोरियस ईयर्स ऑफ इंडियन हॉकी फिर लौटेगा। तो ये थी इस वक्त की खेल जगत से जुड़ी प्रमुख खबरें। वापस चलते हैं ऋतु के पास। धन्यवाद सुचित्रा। और अब बात उन खबरों की जो दुनिया भर में सुर्खियों में छाई हुई हैं। आर्थिक मंदी से जूझ रहे पाकिस्तान को चीन के बैंक ने 50 करोड़ डॉलर का कर्ज देने की बात कही है। लोन मिलने के बाद पाकिस्तान पर 1.7 बिलियन कमर्शियल लोन होने जा रहा है। आर्थिक तंगी से जूझ रहे पाकिस्तान के अधिकारी IMF के साथ एक कर्मचारी स्तरीय समझौते की ओर बढ़ने से पहले मित्रदाता देशों और बहुपक्षीय लेनदारों से 100% आश्वासन के लिए भटक रहा है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान वित्त विभाग के एक शीर्ष अधिकारी ने बुधवार को पुष्टि की है कि एक और 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वाणिज्यिक ऋण एक चीनी बैंक से आ रहा है। आर्थिक संकट की वजह से दिवालिया होने की कगार पर खड़े पाकिस्तान के लिए यह खबर थोड़ी राहत भरी है। बैंक ने आश्वासन दिया है कि वह अगले कुछ दिनों के भीतर पाकिस्तान को रीफाइनेंस लोन देगा। पाकिस्तान में पुलिस ने कल पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ आतंकवाद समेत कई आरोपों में प्राथमिकी दर्ज कर ली है। पंजाब पुलिस की ओर से दर्ज की गई प्राथमिकी में इमरान खान पर जमान पार्क में मौजूद अपनी पार्टी के 2500 से अधिक कार्यकर्ताओं को पुलिसकर्मियों पर हमला करने के लिए उकसाने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक पीटीआई समर्थकों ने पुलिस वाहनों को आग लगा दी थी। पुलिसकर्मियों और रेंजर्स पर पेट्रोल बम फेंके, जिसके कारण कई पुलिसकर्मियों को चोटें आईं। इमरान के खिलाफ देश भर में 83 प्राथमिकियां दर्ज की गई हैं, जिनमें उन पर जनता को भड़काने, महिला न्यायाधीश की अवमानना और आधिकारिक काम में हस्तक्षेप से लेकर हत्या के लिए उकसाने, आतंकवाद, देशद्रोह और ईश निंदा तक के कई आरोप शामिल हैं। फ्रांस सरकार के संसद में मतदान के बिना पेंशन सुधार लागू करने के फैसले के बाद पेरिस में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से भिड़ंत हो गई। सेवानिवृत्ति की आयु 62 से बढ़ाकर 64 करने के विरोध में प्लेस दे लॉ कनॉट पर भी जमा हो गई। सरकार की इस योजना से 2 महीने तक राजनीतिक बहस चली। आखिरकार प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बोर्न ने संविधान के अनुच्छेद 493 का हवाला देते हुए सरकार को सदन में मतदान से बचने की अनुमति दे दी। सांसदों के इस विवादास्पद बिल पर मतदान करने से कुछ मिनट पहले ऐसा निर्णय लिया गया, क्योंकि सदन में बहुमत पाने की कोई गारंटी नहीं थी। इस कदम से विपक्षी नेताओं में रोष है। कई लोगों ने प्रधानमंत्री का मजाक उड़ाया। साथ ही संसद में विरोध के संकेत प्रदर्शित किए गए। दूर दक्षिणपंथी विपक्षी नेता मरीन ले पेन ने कहा है कि राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव दायर किया जाएगा। शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO के पर्यटन मंत्रियों की 2 दिवसीय बैठक आज से वाराणसी में शुरू हो रही है। और बुलेटिन के आखिर में आपको छोड़ जाते हैं आज के न्यूज लेंस के साथ, जिसमें हम जानेंगे कि क्या है शंघाई सहयोग संगठन और क्या है वाराणसी में आयोजित हो रही इस बैठक की खास बातें। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय आज से वाराणसी में 2 दिवसीय शंघाई सहयोग संगठन यानी SCO देशों के पर्यटन मंत्रियों की बैठक की मेजबानी कर रहा है। इस बैठक के दौरान SCO सदस्य देशों के बीच पर्यटन क्षेत्र में सहयोग के विकास को लेकर संयुक्त पर्यटन कार्य योजनाओं को अपनाया जाएगा। इस संयुक्त पर्यटन कार्य योजना में विभिन्न विषय शामिल होंगे। इन विभिन्न विषयों में SCO पर्यटन ब्रांड के प्रचार से संबंधित कार्य करना, पर्यटन में SCO देशों के सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देना, पर्यटन में सूचना और डिजिटल प्रौद्योगिकी को साझा करना,
चिकित्सा और स्वास्थ्य पर्यटन में आपसी सहयोग को बढ़ावा देना और पर्यटन सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना शामिल है। सबसे पहले जान लेते हैं कि क्या है शंघाई सहयोग संगठन। बता दें कि SCO एक स्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। इस संगठन की स्थापना 15 जून 2001 को शंघाई में की गई थी। वर्ष 2001 में SCO के गठन से पहले कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चीन और रूस शंघाई 5 के सदस्य थे। वर्ष 2001 में इस संगठन में उज्बेकिस्तान के शामिल होने के बाद शंघाई 5 का नाम बदलकर SCO कर दिया गया। वर्ष 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने। वर्तमान में संगठन के 8 सदस्य देश हैं। अगर बात करें शंघाई सहयोग संगठन के उद्देश्यों की, तो इस संगठन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करना, सीमा मुद्दों को हल करना और धार्मिक अतिवाद का समाधान करना और क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है। साथ ही साथ सदस्य देशों के मध्य परस्पर विश्वास तथा सद्भाव को मजबूत करना और राजनीतिक, अर्थव्यवस्था, अनुसंधान और संस्कृति के क्षेत्र में प्रभावी सहयोग को बढ़ावा देना है। गौरतलब है कि काशी को SCO की पहली सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है। इसके अलावा भारत ने 2023 के लिए शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता प्राप्त की है। भारत की अध्यक्षता के एक हिस्से के तहत भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने विभिन्न पर्यटन ट्रैक गतिविधियों की योजना बनाई है। भारत की शंघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता के अंतर्गत विशेषज्ञ कार्य समूह की पहली बैठक 31 जनवरी 2023 को आयोजित की गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। Thank you.